सुप्रभात बच्चों। आज अपन पढ़ेंगे अपना सेकंड अध्याय दादी माँ, जिसके लेखक हैं शिव प्रसाद सिंह। लेखक ने अपनी दादी माँ के बारे में और अपनों से बड़ों के प्रति जो आदर सम्मान है उसके बारे में इस अध्याय में बताया है। जरा देखिएगा। कमजोरी ही है अपनी, पर सच तो यह है कि जरा सी कठिनाई पड़ते बीसों गर्मी बरसात और वसंत देखने के बाद भी मेरा मन सदा नहीं तो प्राय अनमना सा हो जाता है। मेरे शुभचिंतक मित्र मुँह पर मुझे प्रसन्न करने के लिए आने वाली छुट्टियों की सूचना देते हैं और पीठ पीछे मुझे कमज़ोर और जरा सी प्रतिकूलता से घबराने वाला कहकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। सोचता हूँ अच्छा अब कभी उन बातों को न सोचूंगा। ठीक है, जाने दो, सोचने से होता ही क्या है। पर बरबस मेरी आंखों के सामने सर्द की शीत किरणों के समान स्वच्छ शीतल किसी की धुंधली छाया नाच उठती है। तो कवि का मन जो है कहता है कि मैंने 20 वर्षों तक गर्मी देखी, बरसात देखी, वसंत ऋतु देखी और इन सब को देखने के बाद भी आज मेरा मन अनमना सा मतलब दुखी हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि जो मेरे मित्र हैं, जो मेरे शुभचिंतक हैं, वो मेरे सामने तो मेरी प्रशंसा करते हैं और मेरी पीठ के पीछे वो लोग मेरी कमजोरियां गिनाते हैं। कहता है कि उन चीज़ों से मैं घबराने वाला तो नहीं हूँ, मैं कमज़ोर तो नहीं हूँ। वो चाहे मेरा कितना भी मजाक उड़ा लें, पर उन सब बातों को जब मैं सोचता हूँ तो बस मेरी आंखें भर आती है। कौन सी बातों के लिए आंखें भर आती है? शीत ऋतु के अंदर, सर्द ऋतु यानी कि जो शीत ऋतु थी उसके अंदर जो शीतलता थी, जो ठंडक थी, उसके अंदर उनकी आंखों के सामने एक धुंधली तस्वीर आ जाती है। आगे देखिए क्या कहता है, एक बार फिर से देखिए। कमजोरी, कम, कमी या दोष, अनमना, उदास, शुभचिंतक, भला सोचने वाले, बरबस, जबरन, शरद, बरसात और शीत ऋतु के बीच के अंदर जो ऋतु आती है उसे शरद ऋतु कहा जाता है। धुंधली छाया, अस्पष्ट दिखाई जो ना दे, यानी कि अस्पष्ट रूप से, और नाच उठना, दिखाई देना। आगे क्या कहता है? मुझे लगता है जैसे कवार के दिन आ गए हैं। मुझे लगता है जैसे कवार के दिन आ गए हैं। मेरे गांव के चारों ओर पानी ही पानी हिलोरे ले रहा है। दूर के सिवान से बहकर आए हुए मोथा और साई की अधगली घासें, घेऊर और वन प्याज की जड़ें तथा नाना प्रकार की बरसाती घासों के बीज सूरज की गर्मी में खोलते हुए पानी में सड़कर एक विचित्र गंध छोड़ देते हैं। रास्तों में कीचड़ सूख गया है और गांवों के लड़के किनारों पर झाग भरे जलाशयों में धमाके से कूद रहे हैं। अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती है। आषाढ़ में आम और जामुन न मिले चिंता नहीं, अगहन में चिउड़ और गुड़ न मिले दुखी नहीं, चैत के दिनों में लाई के साथ गुड़ की पट्टी न मिले अफसोस नहीं, पर कवार के दिनों में गंधपूर्वक झाग भरे जल में कूदना न हो तो बड़ा बुरा मालूम होता है। मैं भीतर हुकड़ रहा था, 2-1 दिन ही तो कूद सका था, नहा धोकर बीमार हो गया। हल्की बीमारी न जाने क्यों मुझे अच्छी लगती थी। थोड़ा थोड़ा ज्वर हो, सर में साधारण दर्द और खाने के लिए दिन भर नींबू और साबू, लेकिन इस बार ऐसी चीज़ नहीं थी। ज्वर जो चढ़ा तो चढ़ता ही गया, रजाई पर रजाई, और उतरा रात 12 बजे के बाद। अब देखिएगा क्या कह रहा है। मोथ और साई ये खरपतवार है। आप लोगों ने देखा भी होगा
विचित्र अनोखी, गंध कहते हैं महक को, जलाशय कहते हैं तालाब को, और चिवड़ा भुने हुए चावल है। और चैत्र का जो मास आता है, वर्ष का पहला मास हिंदी मास के अनुसार, लाई खील और कवार आश्विन मास यानी कि वर्षा ऋतु का अंतिम महीना, और हुड़क रहा है, लालायित हो रहा है, बहुत इच्छुक हो रहा है। और जवर कहते हैं बच्चों बुखार को। तो कभी कहता है कि भाई मेरे को क्या है, वर्षा ऋतु के अंदर बुखार चढ़ गया, ज्वर हो गया। वहाँ आपने देखा होगा कि जब वर्षा ऋतु के अंदर जल बह कर के आता है तो अपने साथ बहुत सारे प्रकार के खरपतवार भी, नाना प्रकार के बीज भी उसके अंदर साथ में बह करके आ जाते हैं। जहाँ पर पानी एकत्रित हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, तो वहाँ पर गंध हो जाती है, बदबू हो जाती है, विचित्र प्रकार की उसके अंदर से स्मेल आने लग जाती है, और पानी क्या होता है, सड़ने लग जाता है। रास्तों में कीचड़ सूख गया है। गांव के लड़के, गांव के अंदर जो जलाशय होता है उसके अंदर बच्चे, जोहड़ है, तालाब है, तो उसके अंदर आप लोगों ने देखा होगा कि कूद कूद करके नहाते हैं, स्नान करते हैं। तो उसके अंदर स्नान करते, तो लेखक कह रहा है कि अगर मेरे को आषाढ़ के अंदर आम और जामुन ना मिले तो, यानी कि गर्मी के दिनों में अगर मेरे को खाने के लिए आम और जामुन ना मिले तो कोई बात नहीं है। ठीक उसी प्रकार से चिवड़ा और गुड़ ना मिले तो कोई बात नहीं है, कोई दुख की बात नहीं है। और चैत के दिनों में कहता है कि अगर गुड़ पट्टी भी ना मिले तो कोई अफसोस है नहीं है। लेकिन वर्षा ऋतु में जो झाग भरे जलाशय थे उनमें कूदना ना मिले तो कहता है कि मेरे अंदर ही अंदर एक इस प्रकार से उकड़ दुकड़ लग जाती है कि आज मैंने उसके अंदर कूद कूद करके स्नान नहीं किया, उसके अंदर जलाशय के अंदर नहाया नहीं। और मुख्य कारण कहता है कि मेरे को सबसे अच्छी लगती थी हल्की बीमारी होना, क्योंकि जब बच्चा के ज्वर हो जाता है, बुखार हो जाता है, थोड़ा बहुत बीमार हो जाता है, तो कहता है कि मेरे को खाने के अंदर नींबू और साबूदाने मिलते थे। और इस बार जब लेखक को बुखार चढ़ा तो वह बहुत तेज बुखार था, यानी कि दिन रात बुखार चढ़ता ही चला गया, बुखार कम होने का नाम नहीं ले रहा था। दादी माँ उसकी जो घर पर थी या परिवार वालों ने उसको ढक के रखा है कि रजाई के ऊपर रजाई, और ढकते उसको सर्दी लगती थी, और उसको बुखार कब उतरता था, रात के 12 बजे। आगे देखिए क्या कहता है, दिन में मैं चादर लपेटे सोया था, दादी माँ आई, शायद नहाकर आई थी उसी झाग वाले जल में। पतले दुबले सने शरीर पर सफ़ेद किनारीहीन धोती, सन से सफ़ेद बालों के सिरों पर सग टपके हुए जल की शीतलता। आते ही उन्होंने सर पेट छुए, आंचल की गांठ खोल किसी अदृश्य शक्तिधारी के चबूतरे की मिट्टी मुंह में डाली, माथे पर लगाई। दिन रात चारपाई के पास बैठी रहती, कभी पंखा झलकती, कभी जलते हुए माथे पैर कपड़े से सहलाती, सर पर दालचीनी का लेप करती और 20 बार छू छू कर जवर का अनुमान करती। हांडी में पानी आया कि नहीं, उसे पीपल की छाल से छोंका कि नहीं, खिचड़ी में मूंग की दाल एकदम मिल तो गई है, कोई बीमार के घर में सीधे बाहर से आकर तो नहीं चला गया, आदि लाखों प्रश्न पूछ पूछ कर घर वालों को परेशान कर देती। अब कभी कहता है कि भाई जैसे मेरे पास दादी माँ नहा करके आई, शायद उसी जलाशय से आई थी, उनके दुबले पतले शरीर के अंदर जो सफ़ेद कलर की उन्होंने साड़ी बांध रखी थी तो उसके किनारीहीन थी, यानी कि उसके किनारी भी नहीं लगा रखी थी। स्नेह कहते हैं प्रेम को, ठीक है ना। तो आती और देखती। उसके बाद कहता है कि उनके सिर से सग टपक रहा है, यानी कि ताज़ा उसी समय का जो पानी है वो टपक रहा था। और उन्होंने आते ही उनके पेट को छुआ, आंचल को छुआ, सर को छुआ, और फिर एक अपने आंचल की गांठ से उन्होंने
एक शक्तिधारी चबूतरे की मिट्टी मुंह में डाली। यानी कि उस समय लोग अंधविश्वास के अंदर रहते थे। आज भी आप लोग देखते हैं कि घरों के अंदर जब कुछ इस प्रकार के हो जाते हैं तो हमारी माता जी या दादी जी जो भी होती है वो इस प्रकार से करते हैं। तो कहता है लेखक है, आखिर दादी माँ मेरी चारपाई के पास बैठ गई। कहाँ पर बैठ गई? मेरी चारपाई के पास ही बैठ गई। तो कभी पंखा झलकती तो कभी मेरे जो हाथ पैर थे उनको सहलाती और सर के ऊपर दालचीनी का लेप करती, उनको छू छू करके देखती थी कि भाई अभी ज्वर कम हुआ या नहीं हुआ, हांडी में पानी है या नहीं है। और इतना ही नहीं, जो पीपल की छाल थी उससे उनको छौंका भी करती। खिचड़ी मूंग दाल आदि का भी ध्यान रखती कि भाई खिचड़ी के अंदर मूंग की दाल एकदम सही तरीके से मिली या नहीं मिली। और इतना ही नहीं, अगर किसी के घर में कोई बीमार है, ज्वर है हो रहा है, बुखार हो रहा है, तो कोई व्यक्ति घर के अंदर सीधा चला आता तो ऐसे पर्सन लाखों घर वालों से पूछते कि कोई घर तो नहीं आया था। दादी माँ को गवई गांव की 50 किस्म की दवाओं के नाम याद थे। कितने प्रकार की दवाओं के नाम याद थे? 50 प्रकार की दवाओं के नाम याद थे। गांव में कोई बीमार होता उसके पास पहुंचती और वहाँ भी वही काम, हाथ छूना, माथा छूना, पेट छूना। यानी कि गांव के अंदर अगर कोई व्यक्ति बीमार हो जाता तो वहाँ पर भी दादी जी पहुँच जाती और उनको छू करके देखती थी, उनका माथा छूती, उनके पैरों को छूती, हाथों को छूती। फिर भूत से लेकर मलेरिया, सर्व, सांप, निमोनिया तक का अनुमान विश्वास के साथ सुनाती। और फिर दादी कहती कि भाई इसको तो भूत आ रहे हैं, या मलेरिया हो गया है, या सरसाम हो गया, कोई इस प्रकार की बीमारी हो गई है। तो उनके बारे में निमोनिया हो गया तो दादी अपना अनुमान बताती। महामारी और विषुचिका के दिनों में रोज सवेरे उठकर स्नान के बाद लौंग और गुड़ मिश्रित जलधारा, गुक्कल की धूप, सफाई कोई उनसे सीख ले। तो कवि कह रहा है कि भाई जब जैसे ही बीमारी के दिन आते, महामारी के दिन आते, तो लोगों को किस प्रकार से वो बताती थी कि भाई क्या क्या लेना चाहिए। लौंग लेनी चाहिए, गुलकंद लेनी चाहिए, गुड़ मिश्रित जलधारा का उनका प्रयोग करती थी ताकि बीमारियां दूर हो जाएं। तो ऐसा दादी जी करती थी, दवा में देरी नहीं करती थी बिल्कुल भी। मिश्री या शहद खत्म हो जाता, चादर या गिलाफ नहीं बदले जाते तो वे जैसे पागल हो जाती। और अगर बीमार व्यक्ति है और उसके पास मिश्री और शहद खत्म हो गए, या जो चारपाई के ऊपर जो चादर बिछा रखी थी उसको चेंज नहीं किया, बदला नहीं, तो दादी जी कहता है कि पागल सी हो जाती, यानी कि उनको धमकाने लग जाती। बरसात में जब बुखार हो जाता है तो आपने देखा होगा कि नमी होती है। क्या होती है? नमी। और उस नमी से बीमारियां अधिक फैल जाती हैं, जिसके कारण से समय समय पर बरसात के दिनों में कपड़े चेंज कर देने चाहिए, चादर वगैरह बदल देनी चाहिए। बुखार तो मुझे अब भी आता है, आगे लेखक कह रहा है कि बुखार तो मुझे अब भी आता है, नौकर पानी दे जाता है, नौकर पानी दे जाता है। मेष महाराज अपने मन से पकाकर खिचड़ी या साबू, डॉक्टर साहब आकर नाड़ी देख जाते हैं और कुनैन मिक्सचर की शीशी की तिताई के डर से बुखार भाग भी जाता है। पर न जाने क्यों ऐसे बुखार को बुलाने का जी नहीं होता है। अब उसके बाद कहता है कि भाई आज भी मेरे बुखार चढ़ता है लेखक, लेकिन क्या है, नौकर आते हैं वो पानी पकड़ा जाते हैं। जो रसोईया है, मेष महाराज किसे कहते हैं? रसोईया को। वो क्या कहता है कि वहाँ से जा कर के जो उसके मन में आता है वो भोजन पका करके खिला जाता है। डॉक्टर साहब आता है, नाड़ी देखता है, कुनैन की बुखार की जो गोली है वो दे जाता है। और जो कहता है कि जो शीशी के अंदर से जो इंजेक्शन लगाता है उसका मेरे को बहुत ही डर लगता है, जिसके कारण मेरा बुखार भाग सा जाता है। किशन भैया की शादी, आगे देखिए क्या कहता है। किशन भैया की शादी ठीक हुई। दादी माँ के उत्साह और आनंद का क्या कहना। दिन भर गायब रहती, सारा घर जैसे उन्होंने सर पर उठा लिया हो। पड़ोसिनें आती, बहुत बुलाने पर दादी माँ आती। बहन बुरा न मानना, कार परोजन का घर ठहरा। एक काम अपने हाथ से
न करूं तो होने वाला नहीं है। जानने को यूँ सभी जानते थे कि दादी माँ कुछ करती नहीं है, पर किसी काम में उनकी अनुपस्थिति वस्तुतः विलंब का कारण बन जाता। उन्हीं दिनों की बात है, एक दिन दोपहर को मैं घर लौटा। बाहरी निकसार में दादी माँ किसी पर बिगड़ रही थी, यानी कि किसी से झगड़ रही थी। देखा पास कोने में दुबकी रामी की चाची खड़ी है। किससे झगड़ा कर रही थी दादी माँ? रामी की चाची से। सोने होगा धन्नो, रुपए में सूद के साथ दे दे, यानी कि जो दादी माँ ने उसको ब्याज के लिए रुपए बरताए थे, उस सूद किसे कहते हैं भैया? ब्याज को। तो कहती है कि अब कुछ नहीं होगा, मेरे पैसे वापस ब्याज के साथ लौटा दे। तेरी आंखों में तो शर्म है नहीं, मांगने के समय कैसे आई थी? पैरों पर नाक रगड़ती, फिर किसी ने एक पाई न दी। तो दादी कह रही जिस समय तुम मांगने के लिए आई थी तब तो किस प्रकार से कर रही थी, जब तो तेरे को किसी ने रुपए पैसे नहीं दिए, और अब तू वापस लौटाते वक्त कितना वो कर रही है, तेरे को किसी ने एक पाई तक नहीं दी। अब लगी है आजकल करने, फसल मैं दूंगी, फसल मैं दूंगी, अब क्या तेरी खातिर दूसरी फसल कटेगी। तो कहती है जैसे उस रामू की चाची आती है उससे पैसे मांगती है, तो वो कहती है कि जैसे ही फसल कटेगी तो मैं उस समय दूंगी। तो